हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसे हम एक सिंगल लेक्चर और एक छोटे से वीडियो में या एक छोटे से वीडियो में समाप्त करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का द सिंपलेस्ट टॉपिक, सबसे सरलतम। और जो लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस एक लेक्चर के टॉपिक में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना एकदम तय, डेफिनेटली। ठीक, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब सेम, इक्वल, सेम, पोटेंशियल सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, राइट। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो इसीलिए डेफिनेशन लिखी गई, द सरफेस एट विच पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। अब वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, वो आपका प्लेन हो सकता है, जस्ट लाइक इस बोर्ड की तरह। इस बोर्ड के हर एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम इस बोर्ड को बोल देंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। परंतु भाई इस बोर्ड के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, कोई भी दो पॉइंट लें, उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक, ये सरफेस आपका आड़ा तिरछा भी हो सकता है, 3D में ऐसा लहराता हुआ हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। इट कैन बी एनी सरफेस। डेफिनेशन बस इतनी है कि सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, 3D हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। बस शर्त इतनी है कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से, ताकि हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जैक्टली फील आ जाए कि हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें आसानी से, बहुत आसानी से फील किया जा सकता है और फाइंड किया जा सकता है। दूसरा रीजन एकदम शुरुआत में इस एग्जांपल को पढ़ने का, कि अब मैं जब बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये खासियतें होती हैं, तो आप लोग इस दिए गए एग्जाम्पल पर उन खासियतों को टेस्ट कर सकें कि ऐसा है या नहीं। ठीक, तो एक तो फील किया जा सके, दूसरा जो मैं बातें बताऊं या जो मैं क्वेश्चन दूं उनके आंसर्स को टेस्ट किया जा सके, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि सिंपलेस्ट एग्जांपल अब लेंगे ऑब्वियसली। तो सपोज एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज से इस पेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा KQ बाई R। ठीक, तो इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस इधर मैंने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया इतना, KQ बाई R।
अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से इधर भी इस एक पॉइंट कंसीडर करूंगा सेम डिस्टेंस आर पर, तो वहां पर भी तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही होगा। अगर मैं इधर की ओर एक पॉइंट कंसीडर करूं सेम डिस्टेंस आर पर, तो इधर का इस पॉइंट पर भी तो पोटेंशियल सेम ही होगा के क्यू बाई आर। अगर मैं इधर की ओर एक पॉइंट कंसीडर करूं सेम डिस्टेंस आर पर, तो इस पॉइंट पर भी तो पोटेंशियल सेम ही होगा के क्यू बाई आर। इतना ही नहीं, अगर हम बोर्ड के बाहर भी, यानी जैसे इस पॉइंट पर इधर की ओर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर कंसीडर करता हूं आर डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। बोर्ड के ठीक अंदर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो उस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। इनफैक्ट इधर भी इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, और ऐसे ही बोर्ड के अंदर भी ऐसे ही कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करें जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर हो, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। यानी कि कोई भी पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। यानी कि ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर हो, चाहे जिधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इस बोर्ड पर हो, इस बोर्ड के अंदर, ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होंगे, उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होंगे, उनको ज्वाइन करने पर जो सरफेस मिलेगा, वो सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। राइट? तो अब देखते हैं कि ये सरफेस कैसा होगा। तो अगर मैं इस सरफेस बोर्ड के प्लेन को लूं, यानी केवल उन पॉइंट्स को कंसीडर करूं जो कि इस बोर्ड पर हैं, तो अब देखिए ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि इस चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स किस पर लाई करेंगे, एक सर्कल पर लाई करेंगे, जिसका सेंटर खुद ये पॉइंट चार्ज होगा, जिसका सेंटर खुद ये पॉइंट चार्ज होगा। ठीक? अब अगर हम सिर्फ बोर्ड पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करके पूरे 3D में आए, राइट, यानी अब हम उन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करें जो कि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर हैं, चाहे वो बाहर हो, बोर्ड के बाहर हो या बोर्ड के अंदर हो, तो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा। इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे पूरे 3D में, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब को ज्वाइन करने पर जो सरफेस मिले वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। राइट? ठीक। यानी कि इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक स्फीयर खींचूं, तो स्फीयर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा।
स्फीयर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एकदम क्लियर बात? ठीक। अब देखो क्या है कि ये एक अकेला स्फीयर थोड़ी होगा जो इस चार्ज को सेंटर मानकर खींचा जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट स्फीयर हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, बस आप रेडियस ऑफ स्फीयर बदलते जाइए और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स मिलते जाएंगे। और इन स्फीयर्स की खासियत क्या होगा कि इन स्फीयर्स के सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होगा। एक्सक्यूज मी। इन स्फीयर्स के सरफेस का हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो इन स्फीयर्स के सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये सभी स्फीयर्स के सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। राइट? ठीक। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए स्फीयर्स खींच दें और सारे के सारे स्फीयर्स के सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। राइट? तो इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर या स्फीयर के शेप क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेसेस। यानी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, जिनका सेंटर कहां पर होगा? उस पॉइंट चार्ज पर। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। राइट? ठीक। अब देखिए क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट डेफिनेशन से मिलेगी अपने को, वो क्या है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन any two points on the same equipotential surface is always a big zero। ठीक? change in potential between any two points on the same equipotential surface is always zero। ठीक? इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो अगर एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस के कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनका पोटेंशियल सेम ही होगा, और अगर उनका पोटेंशियल सेम ही होगा तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। राइट? तो जैसे किसी भी, जैसे ये स्फेरिकल सेल लिया हमने, ये स्फेरिकल सरफेस लिया हमने, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर हम कोई भी दो पॉइंट लें ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो।
राइट, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग a charge from one point to another on the same equipotential surface will always be zero। राइट, क्या कहता है ये सेंटेंस कि अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट्स कंसीडर करें, सपोज ए एंड बी, कोई भी दो पॉइंट किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें तो किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, जैसे आप सपोज करो ऐसे उसको ले गए, किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा जीरो आएगा। किसी भी चार्ज को किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा जीरो आएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, आपने ये पार्ट चूज किया तो आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट में पॉजिटिव वर्क होगा, परंतु जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा और इस तरह से नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक, नेट वर्क डन, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि नेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट to another on the same equipotential surface will always be zero। net work done जीरो होगा। ठीक, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर किसी चार्ज को मूव कराने में कहीं से भी कहीं कोई वर्क डन नहीं होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? आइदर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और माइनस, आइदर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और माइनस
चेंज इन पोटेंशियल। ये तो डेफिनेशन है ना भाई कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट। तो अब देखो क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज, जिस चार्ज को लेके घूम रहे हैं, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, इनटू चेंज इन पोटेंशियल, इनटू चेंज इन पोटेंशियल। राइट। तो अब देखो क्या है कि वो दो पॉइंट्स जिनके बीच में आप चार्ज को मूव करा रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं। और अभी अभी पहले पॉइंट के रूप में हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो। राइट। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब देखते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने इस एग्जांपल में देखते हैं सेट होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है पॉइंट चार्ज के केस में? रेडियली, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, ऐसा ऐसा हो, रेडियली आउटवर्ड। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के रेडियस के अलॉन्ग होगी। राइट। और स्फीयर हो या सर्कल, स्फीयर हो या सर्कल, रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। राइट। सर्कल हो या स्फीयर, रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। राइट। ठीक। तो अपने इस एग्जांपल में तो भाई एकदम सेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल और रेडियस हमेशा स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट। अब इसको इन जनरल प्रूव कर लेते हैं।
तो अब देखो बच्चों क्या है कि सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि भाई चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई कितने भी नजदीक नजदीक दो पॉइंट्स ले लें, तो अगर बहुत नजदीक नजदीक दो पॉइंट्स ले लेंगे तो ये डेल्टा वी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट्स ले लेंगे तो ये डेल्टा वी कन्वर्ट हो जाएगा डीवी में। तो डीवी भी तो जीरो होगा। डीवी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, राइट। दूर दूर पॉइंट्स लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी लिखा जाएगा क्योंकि फाइनाइट होगा। बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट्स ले लेंगे तो उनके बीच चेंज इन पोटेंशियल बहुत कम होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे? डीवी। ये डीवी भी जीरो होगा। अब देखो डीवी क्या होता है? ई डॉट डी आर। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, भाई डी आर तो जीरो हो नहीं सकता ना, दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए गए तो डी आर तो जीरो होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी जीरो हो भी सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकती है, राइट। तो ये दोनों तो जीरो हो जाएं, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या जीरो होना चाहिए? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए दोनों नॉन जीरो हैं, तब भी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 होना चाहिए। दिस इंप्लाई दैट E शुड बी परपेंडिकुलर टू DR और E should be perpendicular to the points containing A and B, right? ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका कि टू equipotential surfaces cannot intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कारण यह है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सपोज ये एक सरफेस है, और ये एक सरफेस, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हो गए सपोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक। ये दोनों सरफेस कैसे है ना, ऐसे। एक सरफेस ऐसा और दूसरा आपका ऐसा है, ये पूरा पूरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे।
तो अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इस वाले सरफेस को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, या ऐसे भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस वाले को अगर हम कंसीडर करें दूसरे वाले को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, बाकी और कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको कंसीडर करें तो जहां पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दिक्कत यह होगी कि भाई दो सरफेसेज हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों के ही परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। भाई इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। ठीक, केवल 3 ही है, इसलिए इन तीनों को बहुत अच्छे से रट लें। सबसे पहला आपका पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बारे में अभी हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा कि पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा। कॉन्सेंट्रिकल सरफेसेस, ठीक, उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए कोई भी स्फीयर खींचेंगे तो इस स्फीयर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल surfaces with point charge at center। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ये देखना है। ठीक, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज सपोज ये है, तो आपको पता है कि इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। जैसे ट्यूबलाइट की तरह समझ लो, ट्यूबलाइट की तरह ये लंबा सा लाइन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रोशनी की तरह चारों तरफ निकलेंगी। यानी अगर ये लाइन है तो इस किधर भी इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। जैसे इधर देखना है इधर खींच दो, उधर देखना है उधर खींच दो, इधर देखना है इधर खींच दो। जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी निकलती है ना,
चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होंगी, चारों तरफ होंगी। राइट। तो ये ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब देखो क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये चारों तरफ ये लाइनें निकल रही हैं। तो एक ऐसा सरफेस खींचना है जो इन सब लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ठीक, कैसा सरफेस हो सकता है ये सर? एक सिलिंड्रिकल सरफेस। आप इस ट्यूबलाइट या इस लाइन चार्ज को एक्सिस मानते हुए एक सिलेंडर पैक करो और इमेजिन करो कि सिलेंडर के ठीक एक्सिस पर ट्यूबलाइट जल रही है। तो ट्यूबलाइट की लाइट, या अगर लाइन चार्ज मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे निकलेंगी। राइट। ट्यूबलाइट है, चारों तरफ ऐसे रोशनी निकल रही, और ये रहा सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस से भी परपेंडिकुलर ही निकलेंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ। राइट। कोई भी सिलेंडर हो सकता है। बस सिलेंडर की शर्त यह है कि सिलेंडर छोटा हो बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त यह है कि सिलेंडर का एक्सिस ये लाइन चार्ज ही होना चाहिए। इसीलिए इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कोएक्सियल, जिनका सबका एक्सिस सेम है, कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, यानी उनके सरफेस कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेसेस। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। फिर आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा? तीसरा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे दर्शाते हैं? इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस से, इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस। राइट। तो भाई जैसे मान लो कि उधर से इधर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही, इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस इधर से इधर आ रही। तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या ये लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इन लाइंस के परपेंडिकुलर एक सरफेस खींच दो। राइट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस के रूप में होती।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो क्या करो, लाइंस के परपेंडिकुलर एक सरफेस खींच दो, एस। राइट, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, क्योंकि सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना है। तो सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज भी पैरेलल। पैरेलल प्लेन्स, राइट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे आते हैं। तो सीधा एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपने टाइप का सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, कि वो लोग क्या बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऐसे हैं वाई जेड प्लेन के पैरेलल, एक्स ऐसे, वाई एक्स ऐसे और जेड एक्सेस ऑब्वियसली ऐसे। तो वाई जेड प्लेन कैसे होंगे, ऐसे, जैसे ऐसे। वाई जेड प्लेन कैसा होगा, ऐसे, राइट। तो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हैं, ऐसे ऐसे, राइट। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस उन्होंने x = 0 पर दे रखा है और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यानी इसके हर एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट। फिर x = 1 सेंटीमीटर पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है yz प्लेन के पैरेलल, और इस सरफेस पर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। ऐसे x = 2 सेंटीमीटर पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका पोटेंशियल 30 वोल्ट, x = 3 सेंटीमीटर पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, राइट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स बस याद रखनी है। एक पॉइंट ये है, पहला वाला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। इसको यहां पर बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग पिछले ही टॉपिक में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पूरे 5 लेक्चर्स का या 5 वीडियोस का पूरा एक टॉपिक मैंने कवर किया था। उसके फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखिएगा, उसे मैंने ये बताया हुआ है पूरा एग्जांपल के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। दूसरा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पहला वाला पॉइंट जो है वो आपको डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डी परपेंडिकुलर, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल या डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन डी परपेंडिकुलर, ठीक। डी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। जिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का आप डेल्टा वी लिए हैं, जिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का आप डेल्टा वी लिए हैं, उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहां पर बोला गया है
डी परपेंडिकुलर, राइट। ठीक, तो इससे पहले मैं इस वाले पॉइंट का डेरिवेशन भी बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन में इस दोनों पॉइंट्स को अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि ये दोनों पॉइंट्स अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। बाकी इसका मैं अभी प्रूफ बता देता हूं। प्रूफ से ज्यादा जरूरी है इस पर बिलीफ कि कैसे वो आ रहा है, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज डेल्टा वी एंड व्हाट इज डी परपेंडिकुलर, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को अगर हम यूज करें कि E ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाईजेड प्लेन के पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो या तो प्लस आई कैप या तो माइनस आई कैप, राइट। अब प्लस आई कैप है कि माइनस आई कैप है, इसके लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। तो आप देखो 3 सेंटी एक्स 3 पर 40 वोल्ट, 2 पर 30 वोल्ट, 1 पर 20 वोल्ट, 0 पर 10 वोल्ट, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में आया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में आया, माइनस आई कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस या माइनस आई कैप, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें, ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें, ये और ये S0 और C1 वाला मैं कंसीडर कर लेता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20, डी परपेंडिकुलर कितना 1 सेंटीमीटर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करें, डेल्टा V हो जाएगा उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और डी परपेंडिकुलर हो जाएगा उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। और एकदम ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस हमेशा, नियम तो नहीं है परंतु हमेशा सेंटीमीटर में दिया जाता है और हमें यूज करना है एसआई यूनिट। तो आपको हमेशा 99.99% केस में सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, हमेशा, ठीक। और कन्वर्ट करना ना भूलें। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 हो जाएगा मीटर, ठीक। तो ये आपका हो गया है 2000 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, माइनस आई कैप है ना, तो 2000 माइनस आई कैप वोल्ट पर मीटर, ओके, ठीक। अब बात रही इसके प्रूफ की। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और हमें कैसे पता इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज प्लेन्स कब आते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती थी, तो उनके परपेंडिकुलर जो प्लेन खींचता था वो इक्विपोटेंशियल होता था। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अगर प्लेन्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। रिवर्स भी ट्रू होता है, एकदम बहुत काम की बात है, याद रखना।
ठीक, रिवर्स भी ट्रू है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन्स, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस प्लेन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, राइट। ऐसे ही आपका पॉइंट चार्ज के लिए भी ट्रू है। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बताए थे, स्फेरिकल। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है तो सोर्स क्या होगा, पॉइंट चार्ज। एक लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बताया था, सिलिंड्रिकल। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल है तो सोर्स कैसा होगा, लाइन चार्ज। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस चूंकि प्लेन दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या बताया गया था, माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलो उसको डी बोल देते हैं, राइट। अब देखो क्या है कि ई डॉट डी है, ई डॉट डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो बच्चों क्या है कि डी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, यानी ये ठीक। तो इन दोनों सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट्स लेंगे तो डी वेक्टर ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, सबका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यही आएगा, राइट। तो डी परपेंडिकुलर जो है हम बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ डी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, राइट। यानी डी परपेंडिकुलर अपने आप में कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। डी परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। यानी डी परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। डी परपेंडिकुलर और ई सेम डायरेक्शन में होगा ना, राइट। तो इस कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग ई क्या है अपना, वही डी परपेंडिकुलर। तो यहीं से आपका आ जाता है, माइनस साइन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी परपेंडिकुलर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमेशा यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि ये टॉपिक ही बहुत 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 आसान है, ठीक, एकदम आसान सा टॉपिक। जैसे आप समझो कि ये आपका x, ये y, और अब की बार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
ऐसे हैं, ऐसे ऐसे प्लेन्स। दस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, राइट। और आपका ये वाई एक्सिस थोड़ा सा खिसका देता हूं, ये 10 सेंटीमीटर बाकी दोनों के बराबर नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। ये वाई एक्सिस, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको, और हां, ये -10 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स, +10 वोल्ट्स। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है, पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। सबसे पहली बात तो यह देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कांस्टेंट होगी। सबसे पहले हमने यह डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ कांस्टेंट इन वेक्टर फॉर्म, राइट। अब बात कर लेते हैं पहले डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। तो आप लोग पॉज करके सॉल्व करने के बाद ही इसको सुन रहे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर कुछ इसी लाइन पर होगी। किधर होगी ये बाद में डिसाइड करेंगे, इस लाइन पर होगी। अब देखो बच्चों क्या है कि ये वाला एंगल 30, ये 90, तो ये वाला एंगल हो गया 60, तो ये वाला एंगल हो गया 60। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लाइन पर लाई करेगी, या तो उधर या तो इधर। फिर क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो देखो +10, 0, -10, हायर उधर है ना, तो हायर से लोअर यानी इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, इधर क्यों। ठीक, चलिए भाई, डायरेक्शन तो एग्जैक्टली डिसाइड हो गया। -i कैप -j कैप में आएगा। अब मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए क्या है, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, E = ΔV। मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं भाई, अपॉन D परपेंडिकुलर। तो अब देखिए क्या है कि कोई भी दो
इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे हम, जैसे मान लीजिए ये दोनों लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना भाई, -10 से कितना हो गया है? 0, 10 वोल्ट। अब लेना है क्या? डी परपेंडिकुलर, राइट। तो डी परपेंडिकुलर के केस में देखो बच्चों क्या है कि ये आपका ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह हम क्या कंसीडर कर लें? ये कंसीडर कर लें। और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल हो गया 60। तो डी परपेंडिकुलर बच्चों ये वाला डिस्टेंस हुआ ना, देखो डी परपेंडिकुलर आपका हुआ ये वाला डिस्टेंस, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। थोड़ा कैलकुलेट करना आसान है, आसानी से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये 10 सेंटीमीटर 90 डिग्री के जस्ट ठीक सामने वाली साइड 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई हाइपोटेन्यूज। और इस 60 डिग्री को मैं कंसीडर करूं तो इस एंगल के लिए हो गया डी परपेंडिकुलर बेस, यानी कि इस केस में डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 cos 60। cos 60 1/2 होता है, तो डी परपेंडिकुलर हो गया सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया है? 200 वोल्ट पर मीटर, राइट। तो ये आपका आ गया है 200 वोल्ट पर मीटर। अब इसको आईजेके में रखने के लिए, लिखने के लिए इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए। तो इस पर आ जाएगा 200 cos 60 डिग्रीज, दैट इज 100 वोल्ट पर मीटर। और इसी तरह से इस पर आ जाएगा 200 sin 60 डिग्रीज, दैट इज 100√3 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? 100 माइनस आई कैप प्लस 100√3 माइनस जे कैप, राइट। 100 माइनस आई कैप, 100√3 माइनस जे कैप। तो आप -100 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो -100 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा आई और यहां से बचेगा √3 जे कैप, राइट। बहुत होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे, नोट कर लीजिए। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करने के को बोलते हैं। चार्ज कन्फिगरेशन दे देंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करवाएंगे। जैसे फाइंड आउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस of 0 volts for a dipole
तो अब देखिए क्या है कि मैंने अभी डाइपोल पढ़ाया नहीं है, इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल, परंतु क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपली समझिए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, कुछ दूरी पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखे गए। जैसे मान लीजिए y एक्सिस दिया है, ये x एक्सिस दिया है और यहां पर आपका -q और यहां पर +a,0 पर +q, ठीक। यानी ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a, y एक्सिस ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और z एक्सिस आपका ऐसे। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है और कौन सा वाला, जो कि 0 वोल्ट्स पर हो, ठीक। तो अब देखो इतना तामझाम देख के डरो नहीं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सब देख के डरना नहीं, सिंपली ऐसा सोचो कि भाई वो सरफेस बताना है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाना है। तो एक तरफ +q है, एक तरफ -q है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका एक कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करें P, तो सपोज करिए कि इससे इसका डिस्टेंस r1 और इसका डिस्टेंस r2 है, तो -kq/r1 प्लस kq/r2 इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। ये होता ना भाई, kq/r होता है फॉर्मूला, तो -q है तो -kq, r1 डिस्टेंस है तो अपॉन r1, इसी तरह से इसका लिख ले, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यही चीज। यानी कि अगर पोटेंशियल 0 होना है तो दोनों चार्जेस से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये मैथ का क्वेश्चन बन गया, मैथ वाले अपना तुरंत पेन लेके चालू हो जाएंगे, परंतु बुद्धिमान बालक क्या होगा, बुद्धिमान बालक थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा और जान जाएगा कि हमें वो सरफेस फाइंड करना है जिसका हर एक पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर हो, ठीक। तो अगर हम सिंपली देखें तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं। यानी इस चार्ज और इस चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका हर एक पॉइंट दोनों से बराबर दूरी पर होगा, यानी उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, राइट। याद करो जब हमने एकदम इस लेक्चर के एकदम शुरुआत में जब हमने पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था, जब हमने पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था, राइट। तो हमने ऐसे ही फाइंड किया था ना, इस स्फीयर ड्रॉ किए थे, बोले थे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी तरह से इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, इसका हर एक पॉइंट दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक। ये तो बोर्ड वाले प्लेन पर हो गया कि ये y एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
अगर मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकता हूं ना, तो इसके भी तो हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर होगा और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। 3D में अगर देखो, अगर आप 3D में देखो तो जैसे एक लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता है, इस एंगल पर ऐसे भी हो सकता है, 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 चारों तरफ हो सकता है ना, ऐसे, राइट। यानी कि ये पूरा पूरा जो प्लेन है वाई जेड, जैसे दो चार्जेस रखे हैं ना, ये जो पूरा पूरा प्लेन है, इसका हर एक पॉइंट, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप 3D में खींचोगे, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप 3D में खींचोगे, तीन हाथ नहीं तो इसको पकड़ लेता, राइट। तो जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग वाला प्लेन है, तो इसी पर अपना सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पड़ेंगे, राइट। तो इसका मतलब कि इसका हर एक पॉइंट, इस प्लेन का हर एक पॉइंट दोनों चार्ज से बराबर दूरी पर है, और इस प्लेन का हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, यानी कि ये पूरा का पूरा प्लेन के हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, दैट इज 0 पोटेंशियल। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन यानी वाईजेड प्लेन क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 0 वोल्ट्स, ठीक। अगर चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो उनको एक लाइन से ज्वाइन करें और उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो प्लेन होगा, वो प्लेन का हर एक पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो उस प्लेन के हर एक पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। तो ये पूरा पूरा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा विद 0 वोल्ट्स ऑफ 0 वोल्ट्स, राइट, ठीक। इसी क्वेश्चन में तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, YZ प्लेन लिख सकते हैं, राइट। मैथमेटिकली इसी क्वेश्चन को अगर मैथमेटिकली फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक जनरल पॉइंट x, y, z कंसीडर करेंगे। अब देखो भाई, चूंकि मैथ वालों के लिए बता रहा हूं, बाकी मैथ इतना ही लेवल तक जाएगा, जहां ज्यादा इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वो मैं आगे बता दूंगा, वो सबके लिए जरूरी नहीं होगा, केवल एडवांस वालों के लिए जरूरी होगा। एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, तो इस माइनस क्यू चार्ज के लिए माइनस के क्यू अपॉन R1, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस ए है ना, तो x माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। तो R2 क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट के क्यू कट गया, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू 0। तो के क्यू कट जाएगा, ये माइनस साइन है तो एक उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बचेगा, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ ही रहा होगा। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाए,
तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, राइट। दिस इंप्लाई दैट 4ax इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 बोले तो मैथमेटिकली yz प्लेन, राइट। ये हो गया मैथमेटिकल तरीका। बाकी एकदम सिंपल बुद्धि लगाएं तो भाई दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल कब जीरो होगा? जब दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो प्लेन होगा उसका हर एक पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होगा, तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों के कारण जीरो हो जाएगा। तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ऑफ 0 वोल्ट्स। ठीक, ये मैथमेटिकल तरीका जो है वो आपका तब काम आ जाएगा जब ये दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के होंगे, राइट। तो इस तरह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस समाप्त हुआ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डाइपोल। डाइपोल आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम, एक क्वेश्चन आप पक्का मान लें उससे। थैंक यू।